हेलो फ्रेंड्स, आई एम एबी और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे यूपीएससी चैनल निष्ठा फॉर यूपीएससी में। इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो पिछले एक साल से लगातार न्यूज़ में बना हुआ है और जिसके प्रीलिम्स में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। तो बिना कोई समय गंवाए हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। पहली स्लाइड में मेरे बारे में जानकारी दी गई है जो मुझे लगता है आपके किसी काम की नहीं है, इसलिए हम इस स्लाइड को तुरंत हटाकर अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। तो आज का मेन टॉपिक है आरटीपीसीआर एंटीबॉडी एंटीजन टेस्ट एक्सप्लेन। इस टॉपिक को डिटेल में समझने से पहले सबसे पहले हमको सेल को समझना पड़ेगा, डीएनए को समझना पड़ेगा, आरएनए को समझना पड़ेगा, कोरोना वायरस को समझना पड़ेगा। उसके बाद ही हम इस टॉपिक को डिटेल में एनालाइज कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सेल के बारे में बेसिक जानकारी दे देता हूँ। सेल मतलब लाइफ की सबसे छोटी यूनिट होती है। मतलब हमारा शरीर जिससे बना हुआ है उसके सबसे छोटी से छोटी सूक्ष्मतम इकाई हो गई सेल। जैसे हमारे मकान या घर की हम तुलना करते हैं तो घर ईंटों से बना होता है। तो ईंट जो होती है, ईंट को हम कंपेयर कर सकते हैं सेल से। अब बहुत सारी ईंटें इकट्ठी हो जाती है तो दीवार बन जाती है। उसी तरह बहुत सारी सेल अगर इकट्ठी हो जाती है तो टिश्यू बनते हैं। टिश्यू मतलब होता है ऊतक। और अगर चार दीवारें इकट्ठी हो जाती है तो एक कमरा बन जाता है। इसी तरीके से अगर कुछ टिश्यू इकट्ठे हो जाते हैं तो ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन मतलब हार्ट, किडनी, लीवर, ये सब। और वो सारे ऑर्गन जब इकट्ठे हो जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड बॉडी। इसी तरीके से अगर रूम, तीन चार रूम किसी घर में इकट्ठे कर दो तो वो बन जाता है घर। ठीक है। किसी तीन चार रूम अगर हमने इकट्ठे कर दिए तो वो बन जाता है घर। और ये भी बात ध्यान रखने वाली है कि हर चीज़ किसी न किसी चीज़ से बनी हुई है। इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखिए। ये स्टेटमेंट का बहुत इम्पोर्टेंस है इस वीडियो में। जैसे दो बना है एक प्लस एक से, तीन बना है दो प्लस एक से। तो हर चीज़ किसी न किसी चीज़ से बनी हुई है। जैसे घर ईंटों से बना हुआ था तो अब कोशिका भी किसी चीज़ से बनी होगी। ठीक है। तो उन कोशिका के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप आर्ट के स्टूडेंट हैं और आपने कोशिका के बारे में कभी नहीं पढ़ा है। तो मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये जो डायग्राम आपके स्क्रीन पर दिख रहा है इस पे फोकस करें। ये देखिए छोटे छोटे ऑर्गन्स बने हुए हैं और इसके अंदर जो है एक बड़ा सा गोला बना हुआ है पर्पल कलर का। मैं चाहता हूँ कि आप उस गोले को देखें, उस गोले के ऊपर फोकस करें। समझने के लिए मैं इसको ऐसा समझाना चाहता हूँ कि आपने मान के चलिए 10,000 मेगापिक्सल का कोई कैमरा है आपके पास में। आपने उससे एक बहुत शानदार फ़ोटो ली है और आने वाले 5 स्लाइड तक, 4 से 5 स्लाइड तक हम उस फोटो को जूम करके देखने वाले हैं। ठीक है। तो अब मेरा ये जो कोशिका का पिक्चर दिखाया गया है इसमें पर्पल कलर का जो सर्कल है, पर्पल कलर का सर्कल है, उसको हम जूम करके देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये देखिए। ठीक। अब ये जो पर्पल कलर का गोला है इसको आप जूम करके देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि ये एक डॉट बना होता है और उस डॉट के चारों तरफ कुछ धागे की जैसी संरचनाएं पड़ी होती हैं, थ्रेड्स पड़े होते हैं। अब इन थ्रेड्स को बोला जाता है क्रोमोसोम्स। नाम याद नहीं भी रखा तो चल जाएगा, गुणसूत्र हिंदी में बोलते हैं। अब हमारी कोशिका में रेप्लिकेट करने की टेंडेंसी होती है। भाई एक सेल से इतनी बड़ी बॉडी बन रही है, इसका मतलब ही सेल की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। सेल अपने आप को रिप्रोड्यूस कर पाती है। तो ये रिप्रोड्यूस करने की टेंडेंसी हमारे सेल में होती है। तो सेल कैसे रिप्रोड्यूस करती है इसके ऊपर हमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सेल में एक इंटेलिजेंस मैकेनिज़्म होता है, उसके माध्यम से सेल अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन रिप्रोड्यूस करने में जो ख़ास बात है वो ये है कि वो अपने जैसी कई कॉपी बना सकती है। दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मतलब मान के चलिए कि आपने
जो है कोई बिस्किट का पैकेट खरीदा, उसमें आप पाएंगे कि सभी बिस्किट एक शेप के होते हैं, उस सभी के ऊपर पतंजलि लिखा हो तो एक जैसा पतंजलि लिखा होता है। किसी भी बिस्किट में कोई फॉल्ट नहीं होता है, रेयरली कोई फॉल्ट मिलेगा। सेम मैकेनिज़्म हमारी बॉडी फॉलो करती है। ठीक है, अपने अ, अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए। भाई जब बहुत सारी सेल मल्टीप्लाई होगी तभी तो टिश्यू बनेगा, और बहुत सारी सेल टिश्यू इकट्ठी होगी जब भी तो ऑर्गन बनेगा। ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गन इकट्ठे होंगे जब भी बॉडी बनेगी। इसलिए सेल का रेप्लिकेट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर ऐसे ये थ्रेड्स ऐसे हौच पौच पड़े रहे तो बिस्किट नहीं बन सकते हैं। मतलब बिस्किट नहीं बनने का मतलब कि ये सेल डिवाइड नहीं हो सकती। भाई आपको हूबहू कॉपी बनाना है आपकी, तो कॉपी बनाने के लिए क्या होना चाहिए, एकदम सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होना चाहिए किसी भी चीज़ का। जैसा कि एक ही साँचा होना चाहिए बिस्किट का। अगर बड़ा या ज़्यादा बड़ा साँचा ले लिया तो बिस्किट एक जैसे नहीं बनेंगे, मोटा साँचा ले लिया तो भी एक जैसे नहीं बनेंगे। तो साँचा एक का ही होना चाहिए। और कोशिका के संदर्भ में बोला जाए तो ऐसी हौच-पौच अरेंजमेंट रहेगी, तब कोशिका जो है अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाएँगी। इसको रेप्लिकेट करने के लिए अपने आप को इसको अरेंज करना पड़ेगा। किस में अरेंज करना पड़ेगा? एक सिमेट्रिकल फॉर्मेट में अरेंज करना पड़ेगा। और वो सिमेट्रिकल फॉर्मेट में अरेंज करने के बाद कैसा दिखता है? तो वो जो ओवल के बाहर आप देख रहे हैं वो इस तरीके से दिखता है। इसको बोला जाता है क्रोमेटिड्स। तो सेल जब डिवाइड होने वाली होती है तो इस तरीके से मोटे मोटे धागे के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। अब आप देख पाएंगे कि एक धागा अलग से एक तरफ हो सकता है और दूसरा धागा अलग से दूसरी तरफ हो सकता है। तो ये डिवीज़न के टाइम होता है। अब हम क्या करने वाले अगली स्लाइड में, ये जो मोटे मोटे धागे नुमा संरचनाएं हैं जो बाहर दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर एरो पॉइंट आउट कर रहा है, जो जीन्स के नीचे है, उसको हम जूम करके देखने वाले हैं। देखिए कैसा दिखता है। ये देखिए, ये पहले डायग्राम में जिसमें मैंने बताया था कि अब पर्पल कलर का जो छोटा सर्कल है वो डिनोट कर रहा, पर्पल कलर का जो सर्कल था वो है। अब जब मोटे धागे बन गए वो हमने पिछले इसमें समझ लिए। अब ये मोटे धागों को झूम करते हैं तो ये तीसरे नंबर का सर्कल, लेफ्ट से तीसरे नंबर का सर्कल। तो आपको इसमें येलो टाइप की स्ट्रिप्स दिख रही होंगी। ये येलो टाइप की स्ट्रिप्स फंक्शनल यूनिट्स होती है सेल की, इसको बोला जाता है जीन्स। ठीक, तो अब ये जो, और उस पर नीचे लिखा भी है जीन्स पॉइंट आउट करके। अब ये जीन्स को भी यदि हम जूम करके देखेंगे तो कुछ बॉलनुमा संरचनाएं, गेंद जैसी संरचनाएं हमको दिखाई देती है। तो वो गेंद जैसी संरचनाओं को बोला जाता है डीएनए। ठीक, मैं एक बार और समझाता हूँ, हम रिवर्स डायरेक्शन में समझते हैं कि डीएनए से बनते हैं जीन्स, जीन्स से बनता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम बनता है क्रोमेटिड से। तो जो बड़े बड़े धागे हैं, जो छोटे छोटे धागे हैं, उनको बोला जाता है क्रोमेटिड्स। ठीक है, जो मोटा धागा है उसको बोला जाता है क्रोमोसोम। पिछले स्लाइड में शायद उल्टा बोल दिया था, उसको आप रिवर्स कर लीजिए। तो मोटे धागों को बोला जाता है क्रोमोसोम, और जो क्रोमोसोम को भी यदि हम जूम करके देखें तो वो जो फंक्शनल यूनिट या स्ट्रिप्स दिखाई देती उनको बोला जाता है जीन्स। और इस स्ट्रिप को भी हम जूम करके देखें तो एक गेंद नुमा संरचनाएं दिखती है जिसको बोला जाता है डीएनए। अब हम क्या करेंगे आने वाली स्लाइड में, ये जो गेंद है इनको जूम करके देखते हैं क्या दिखता है। अब ये देखिए, ये गेंद हो गई, ये येलो कलर की गेंद, उसके ऊपर ब्लैक कलर के कुछ धागे लपेटे हुए दिख रहे हैं। अब इसमें से एक गेंद को उठा के देखिए आप। जब आप एक गेंद को उठा के देखते हैं तो आपको एक येलो कलर की गेंद और उसकी तरफ कुछ धागा लपेटे हुआ दिखा गया है। अब ये धागा लपेटा हुआ है, उस धागे को आप और जूम करिए। तो जब आप उस धागे को और जूम करेंगे तो ये देखिए धागा दो पार्ट में टूट जाता है और ये सांप की कुंडली की तरह एक दूसरे से लपेटा हुआ पाया जाता है। ठीक है, ये डायग्राम समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो डायग्राम है, बीच वाला डायग्राम जो डीएनए के नीचे का है, तो ये जो पिछली स्लाइड में सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर था, इसको बीच वाले डायग्राम में शो किया जाता है। तो यही डीएनए होती है। ठीक, और लेफ्ट साइड में जो धागा दिख रहा है उसको आरएनए बोला जाता है। अब डीएनए को आप समझ सकते हैं कि एक जो चैन मान के चलिए, चैन होती है और उस चैन में एक जिप लगी होती है। उस जिप के माध्यम से क्या होती है, वो चैन दो पार्ट में सेपरेट हो सकती है। ठीक है,
तो डीएनए को भी आप इसी तरीके से मानिए कि दो जिप कंबाइन होती है, दो चैन के दोनों पार्ट एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, जिप उनको जोड़ती है। ठीक है। अगर वो जिप के माध्यम से वो दोनों पार्ट को अलग अलग कर दिया जाए तो दोनों पार्ट एक दूसरे के एकदम आइडेंटिकल हो जाएंगे। ठीक है। तो हर एक पार्ट को बोला जाएगा आरएनए, जो आपके लेफ्ट साइड का डायग्राम है। ठीक है। तो डीएनए एकदम एक जैसे टुकड़ों में बट गया आपने, उसको बोला गया आरएनए। ठीक। और इसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। अब ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो गई, मतलब डीएनए जो हो गया वो आरएनए में टूट गया। अब ये आरएनए क्या करता है, अपने ही जैसी एक कॉपी बना लेता है। मतलब जो चैन का एक हिस्सा जो आधा हुआ है वो अपने जैसा दूसरा हिस्सा बना लेता है और जुड़ जाते हैं आपस में। ठीक। तो मतलब विखंडन की प्रक्रिया क्या कैसे होती है, या रेप्लिकेट होने की प्रोसेस कैसे होती है। एक डीएनए दो पार्ट में टूटता है, सिमेट्रिकल पार्ट में, और वो पार्ट, टूटा हुआ पार्ट जो आरएनए है वो अपने जैसी आइडेंटिकल कॉपी बना लेता है और आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। मतलब पहले क्या होता है, डीएनए से आरएनए बना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए ने अपने ही जैसा एक पेयर बना लिया और आपस में जुड़ गए, और इस तरीके से नया डीएनए बन गया। ठीक। तो इस तरीके से कोशिका क्या करती है, अब डीएनए बन गया तो दो पार्ट हो गए, दो चैन के दो पार्ट हो गए। अब दो पार्ट आरएनए के फॉर्म में काम किए और दोनों पार्ट में अपने अपने क्लोन बना लिए, तो दोनों डीएनए बन गए। ठीक है। मतलब एक आरएनए से एक डीएनए बन जाता है। तो ये डीएनए क्या हो गए, अब दो डीएनए हो गए, अब एक ही सेल से बने हैं, और ये सेल क्या हो जाती है, फिर अलग अलग हो जाती है दो डीएनए होने के बाद में। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड सेल रेप्लिकेशन। और दूसरी बात मैंने बताया ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए का आरएनए में टूटना। फिर भले ही आरएनए क्या होता है, कंबाइन होकर अपना डीएनए बना लेता है, बात दूसरी है। तो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन जो होता है वो आरएनए का है डायग्राम, बीच वाला डायग्राम है डीएनए का है, और ये जो राइट साइड वाला जो डायग्राम है आपके किसी काम का नहीं, उसको छोड़ दीजिए। ठीक। अब मैं ये मान लेता हूँ कि आपको डीएनए आरएनए क्रोमोसोम समझ में आ गया। ठीक। और कोशिका का भी आपको समझ में आ गया, ज्ञान हो गया है। अब वायरस क्या होता है, वायरस एक ऐसा जीव होता है जिसमें एक कोशीय जीव, मतलब उसमें एक ही सेल होता है, और उस सेल के अंदर या तो डीएनए भरा रहेगा या फिर आरएनए भरा रहेगा। ठीक। और ये क्या करता है, डीएनए आरएनए भरा वाला वायरस ये खुद जीवित नहीं रहता, ये होस्ट सेल में जाता है। होस्ट सेल मतलब आपकी जो भी जीवित वस्तु है, जीवित व्यक्ति, वस्तु, प्राणी जो भी है, उनके अंदर घुसता है, और उनकी सेल में घुसने के बाद में वहाँ पे वो प्रोडक्शन करता है, वहाँ पे वो अपनी कॉपियाँ बनाता है। सब में कॉपी बनाने की प्रवृत्ति है। ठीक है। सेल में कॉपी बनाने की प्रवृत्ति है हमारी सेल में। ठीक है। हमें भी प्रजनन करने की प्रवृत्ति है। सेम प्रवृत्ति वायरस में भी होती है, मतलब अपनी जनसंख्या को बढ़ाना। तो अपनी जनसंख्या को वो इंडिपेंडेंटली नहीं बढ़ा सकता है, उसको होस्ट का सहारा लेना पड़ता है। इसके अलावा एक बैक्टीरिया होता है जो जीवित होता है, और वो अपना अपना रेप्लिकेशन खुद ही कर सकता है। तो वायरस क्या कर सकता है, वायरस उस बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकता है, मतलब उस बैक्टीरिया को भी वायरस बीमार कर सकता है। ठीक है। तो ये हो गई वायरस के बारे में जानकारी। अब कोरोना वायरस या वायरस आप काम कैसे करता है, आपको अफेक्ट कैसे करता है। मैंने आपको पहला डायग्राम बताया था सेल का येलो कलर का, वो याद करिए, मैं उसको आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये वाला डायग्राम, इसको याद रखिए थोड़ा। अब ये वाला डायग्राम देखिए, ये कोरोना वायरस का डायग्राम है। इसके ऊपर जो है मोटे मोटे स्पाइक आपको दिख रहे होंगे। ये कोरोना वायरस क्या करता है, ये स्पाइक जो है ये सेल के पास जाता है ब्लड में जाने के बाद में, और ये अपने स्पाइक उस सेल में डाल देता है अंदर, और जगह बनाता हुआ सेल के अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है। इस प्रोसेस को आप इस तरीके से समझिए। मान के चलिए कि आप कुकी बनाने वाले या बिस्किट बनाने वाले हैं। अब बिस्किट बनाने के आटे में क्या कर दिया, कोई बाहर का व्यक्ति है, उसने क्या कर दिया, लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया। अब सारा जो लाल लाल मिर्च का पाउडर डालने से सारे जो भी बिस्किट बनेंगे उस सब में लाल मिर्च आएगी।
ये सेम प्रोसीजर हमारे अंदर भी होती है कि वायरस क्या करता है, हमारे सेल में प्रवेश करता है। कैसे प्रवेश करेगा? उस स्पाइक का यूटिलाइज करता है। हर वायरस के पास कुछ ना कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म होता है। वो कोशिका के अंदर घुसता है, जैसे कोरोना स्पाइक का यूज़ करता है। वहाँ जाने के बाद में वो पर्पल कलर का जो गोला बताया था उसके अंदर घुसता है। उसके अंदर घुसने के बाद में जो दो डबल स्टैंडर्ड संरचना मैंने बताई थी डीएनए की, वहाँ जाता है और उसमें मिर्च पाउडर की भांति अटैच हो जाता है। जैसे मैंने बताया था कि कुकीज़ पाउडर में मिर्च पाउडर अटैच हो जाता है। अब सारी जो कॉपी बनेगी वो किसकी बनेगी? वो वायरस वायरस भी उसमें अटैच रहेगा, मतलब वायरस वाले ही सारी डीएनए बनते जाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से भाई मैकेनिज्म तो हमारा यूज़ कर रहा है ना, मशीनरी हमारी यूज़ कर रहा हो, लेकिन रॉ मटेरियल वो बाहर से ला रहा है। ठीक, तो इस तरीके से अब जो भी मशीन से पैदा होगा, प्रोडक्शन होगा, वो सारे में वो वायरस होगा। ठीक है, तो इस तरीके, और ये स्लाइड में भी इसी तरीके से कुछ चीज़ें बताई गई कि कोरोना वायरस स्पाइक का यूज़ करता है, और स्पाइक का यूज़ करने के बाद वो होस्ट सेल से अटैच हो जाता है, और अटैच होने के बाद में वो सेल के अंदर प्रवेश करता है। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर कि कोरोना को डिटेक्ट करने की कितने टाइप की मेथड है। देखो, कोरोना को डिटेक्ट करने की दो मेथड मेनली मानी गई है। एक तो जेनेटिक मेथड जिसको हम जिसमें डीएनए का यूज़ करते हुए हम कोरोना का पता लगाते हैं। ठीक है, और एक होती है सेरोलॉजिकल मेथड। सेरोलॉजिकल मेथड में हम क्या करते हैं, कोरोना का इनडायरेक्ट पता लगाते हैं, मतलब डीएनए का सहारा ना लेते हुए हम कोई इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी। अब यहाँ नया टर्म आ गया एंटीबॉडी, तो हम इसको समझते हैं और एंटीबॉडी टेस्ट को भी हम क्लेरिफाई करते हैं। ठीक, तो क्या होता है एंटीबॉडी टेस्ट? एंटीबॉडी टेस्ट में हम ब्लड लेते हैं। ठीक, और ब्लड के माध्यम से हम चेक करते हैं कि उसको कोरोना है कि नहीं है। तो एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी का मतलब होता है कि अगर कोई परजीवी आपके बॉडी में घुसता है तो उसको घुसने से रोकने के लिए जो व्यवस्था बॉडी ने की है वो है एंटीबॉडी। जैसे कि आपके घर में कोई, मान के चलिए, चोर आता है। अब आप सजग हैं, चोर आपके घर में घुसा, आप देखेंगे कि चोर के पास चाकू है क्या, तो आप क्या निकालेंगे? बंदूक। अगर चोर के पास हथियार नहीं है तो आप क्या निकालेंगे? डंडा। अगर चोर कमज़ोर है तो बोलेंगे इसको हाथों से ही पेल देते हैं। तो चोर के पास कौन से औजार है, इस आधार पर आप चोर को रखने के लिए अलग अलग तरीके के हथियार निकाल रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से बॉडी में कोई चोर प्रवेश करता है तो बॉडी भी अलग अलग तरीके के हथियार निकालती है। उन हथियारों को बोला जाता है एंटीबॉडी। वो एंटीबॉडी प्रोटीन होती है। अच्छा, ये काम कैसे करती है? ये मान के चलिए कि कोरोना वायरस के जो स्पाइक है वो तलवार है। ठीक है, अगर तलवार खुली है तो ही वो किसी के अंदर प्रवेश, आप उससे मार सकते हैं। अगर तलवार को म्यान में डाल दिया जाए तो वो किसी को हार्म नहीं करेगी। इन द सेम वे, अगर कोरोना के स्पाइक है, उस स्पाइक को मैं ऐसी किसी चीज़ से ढक देता हूँ कि उसका नुकीलापन चला जाए, नुकीला ही नहीं रहे वो, मतलब उसके ऊपर कोई म्यान आ जाए। कोरोना के जो स्पाइक है उसको तलवार मान लीजिए, और उसके ऊपर कोई म्यान आ जाए तो तलवार कोई काम की नहीं रहेगी। तो वो म्यान जो होती है वो होती है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी क्या करती है? प्रोटीन रिलीज करती है, और प्रोटीन रिलीज होने के बाद में वो क्या करते हैं, कोरोना वायरस के स्पाइक के ऊपर बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद में उसको बॉडी के सेल के अंदर घुसने से रोक देते हैं। ठीक, तो ये होता है बॉडी का मैकेनिज्म। ये दिस इज द एंटीबॉडी, एंड दिस इज द मैकेनिज्म टू प्रिवेंट द पैथोजेंस टू एंटर इन द बॉडी, एंटर इन द सेल, नॉट बॉडी। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं कि एंटीबॉडी टेस्ट होता कैसे। इसमें एक किट लेते हैं हम लोग, और किट में क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि आप इन्फेक्टेड हो। इन्फेक्टेड होने के बाद में आपके शरीर में एंटीबॉडी बनेगी। अब एंटीबॉडी बन बन गई तो हम क्या करते हो, जो कोरोना का जो एक एक किट लेते हैं उसके ऊपर क्या करते हैं, हम ये स्पाइक रखते हैं कोरोना की। ठीक है, और वो जैसे ही एंटीबॉडी वाला ब्लड उस स्लाइड के ऊपर डाला जाता है, और उसमें स्पाइक है ही, मतलब उसमें तलवार ऑलरेडी रखी हुई है। अब इधर से हम मैन घुसेड़ते हैं, तो मैन जैसे ही उस किट के ऊपर जाती है तो वैसे क्या करते हैं, वो तलवार को कवर कर लेती है, मतलब वो बॉडी क्या, एंटीबॉडी क्या कर लेती है, वो स्पाइक के साथ अटैच हो जाती है, और उसका कुछ कलर वगैरह वेरिएशन होता है,
जिससे हमको पता लगता है कि ये व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है। ये टेस्ट काफ़ी सस्ता होता है और 30 मिनट में इससे पता लग सकता है कि कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है कि नहीं है। इसके लिए कोई बहुत बड़ी लेबोरेटरी और बहुत बड़ी खर्चा पानी करने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत ही आपको पता लग सकता है। अगर मास इन्फेक्शन हो तो ये मेथड यूटिलाइज़ की जा सकती है, लेकिन इस मेथड के कुछ फ्लॉज है, उस फ्लॉज को हम समझते हैं। अब एंटीबॉडी जो बनाने का मैकेनिज़्म होता है वो इंस्टेंट नहीं होता। इंस्टेंट नहीं होता मतलब पहले बॉडी के अंदर कोई कोई वायरस घुसेगा तो बॉडी उसको इम्यून सिस्टम उसको ऊपर रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद में 10 से 15 दिन बाद उसकी एंटीबॉडी, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, हर डिजीज़ की एंटीबॉडी अलग अलग टाइम पे बनती है। तो बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाने में लगेगी टाइम थोड़ा। अब मान के चलिए कि आज आप इन्फेक्ट होते हो, ठीक है, और आपकी एंटीबॉडी तैयार होगी 15 दिन में। लेकिन अगर कल आपने टेस्ट करा लिया एंटीबॉडी टेस्ट, तो क्या होगा, आप आओगे कोरोना निगेटिव, क्योंकि एंटीबॉडी बनी ही नहीं है। ठीक, तो ये भले ही पर्सन में वायरस एंटर हो गया है लेकिन टेस्ट उसको निगेटिव बता रहा। इन द सेम वे मान के चलिए कि आप को इन्फेक्शन हुआ था, आपका इन्फेक्शन निकल गया है और इन्फेक्शन होने के बाद 3 महीने हो गए। अब एंटीबॉडी बहुत समय तक शरीर में बने रहती है ताकि अगर फिर से इन्फेक्शन हो तो वो उसका सामना कर सके। तो अब 3 महीने बाद आपका टेस्ट हुआ, अब 3 महीने बाद आपकी बॉडी में एंटीबॉडी है, ठीक है, और एंटीबॉडी टेस्ट किया, आप फिर से पॉजिटिव आ जाओगे जबकि आपको कोरोना वायरस इन्फेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये इसके फ्लॉज है। मतलब रिसेट इन्फेक्शन को नापने का एक कारगर तरीका नहीं है। तो इस बैकग्राउंड के साथ कि कोरोना को नापने के एंटीबॉडी टेस्ट में कौन कौन से फ्लॉज होते हैं, हम अपनी अगली टेस्ट पर चलते हैं जिसको बोला जाता है एंटीजन टेस्ट। एंटीजन मतलब क्या, एंटीजन मतलब प्रोटीन। जैसे कोरोना का ऊपर का स्पाइक जो रहता है ना, उसको मान के चलिए आप एंटीजन होता है वो। अब इसमें पहली वाले टेस्ट में हमने क्या लिए थे, ब्लड लिए थे और एंटीबॉडी को स्लाइड के ऊपर डाला था, तो हमको पता लगा था। इसमें हम क्या करते हैं, वो स्पाइक प्रोटीन है कि नहीं है स्वैब में, इसमें स्वैब लिया जाता है। स्वैब मतलब जो गले के निचले हिस्से में, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके निचले हिस्से से हम क्या करते हैं, कुछ सैंपल लेते हैं। उस सैंपल में देखते हैं कि वो एंटीजन है कि नहीं। एंटीजन मतलब जो प्रोटीन होता है कोरोना से रिलेटेड, वो प्रोटीन। तो अब इसमें पिछली वाली बॉडी वाला टेस्ट, एंटीबॉडी वाला टेस्ट इनडायरेक्ट टेस्ट था। हमने ये नहीं पता किया कि वायरस है कि नहीं, हमने ये देखा कि हमारी इम्यून सिस्टम में कैसे रिएक्ट किया, उस बेसिस पे हमने इनडायरेक्टली कंक्लूड किया था। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि वायरस मान के चलिए बॉडी में है, तो वायरस को नहीं देख रहे, हम उसमें जो जो प्रोटीन उससे रिलेटेड है, वायरस से रिलेटेड जो वायरस के प्रोटीन है, मतलब हम पूरे शरीर को पता नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं कि भाई उसकी एक उंगली है क्या, ठीक है, एक नाखून है क्या उसका, उस नाखून को हम देख रहे हैं। और यदि वो नाखून मिलता है, उस बेसिस पे हम इन्फर कर रहे हैं कि कोरोना आपको हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन इसमें क्या फ्लॉ है, इसमें ये फ्लॉ है कि जब तक कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट ना हुआ हो, तब तक ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं बताता है। मतलब अगर 100 लोगों का पॉजिटिव लोगों का सैंपल लिया जाए जो कंफर्म पॉजिटिव है, तो 100 लोगों का सैंपल लेने के बाद 60 से 80% लोगों को ये पॉजिटिव बताएगा। लेकिन अगर किसी निगेटिव व्यक्ति का सैंपल लिया जाए तो 100 लोग निगेटिव है, तो ये मान के चलिए कि 99% लोगों का ये निगेटिव बताएगा। तो इस सिस्टम की ये फ्लॉ है कि बहुत ज़्यादा वायरल लोड होने के बाद ही ये टेस्ट पॉजिटिव बताता है। लेकिन इस टेस्ट के लिए भी कोई बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आधे घंटे में भी रिजल्ट दे देती है और क्विक रिजल्ट देती है। ठीक, तो ये भी कारगर तरीका नहीं हुआ। इसके बाद हम अपनी अगली मेथड पर आते हैं जो है RT-PCR मेथड। RT-PCR स्टैंड्स फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। अब ये क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या, मैंने आपको एक चेन के उदाहरण से आपको समझाया था कि एक चेन है वो 2 भागों में बंटती है, और 2 भागों में बंटती है, और एक भाग जो प्रत्येक भाग उसका RNA कहलाता है। RNA अपनी कॉपी बना के फिर से DNA बन जाता है। तो मतलब DNA से जब हम RNA बनाते हैं तो ये प्रोसीजर कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन कोरोना वायरस क्या है, आपने देखा होगा वो RNA वायरस है,
ठीक, स्लाइड में आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार और। ये देखिए, कोरोना वायरस आर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ये आरएनए वायरस होता है। तो आरएनए से हम लोग क्या बनाएंगे? डीएनए बनाएंगे। ठीक है, प्रयोगशाला में क्या करेंगे? हम आरएनए से डीएनए बनाएंगे। तो डीएनए से आरएनए बनाने की प्रोसेस कहलाती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, मैं एक बार फिर से क्लियर करता हूँ कि जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए बनता है तो दैट इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो हम क्या करेंगे, और इसका नाम है पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। पॉलीमराइज चेन रिएक्शन मतलब क्या होता है कि जैसे दो प्रयोगशाला में हम वायरस वायरस का लोड लेंगे, मतलब जिस व्यक्ति को ब्लड सैंपल लेंगे जिसमें वायरस है। अब वो वायरस है आरएनए वायरस, मतलब एक स्ट्रैंडेड है। उस एक स्ट्रैंडेड वायरस को हम प्रयोगशाला में एक डीएनए में बदलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब ये डीएनए एक ही है, तो इसको हम सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे। तो एक से बनेंगे दो डीएनए, दो से बनेंगे चार, चार से बनेंगे आठ, आठ से बनेंगे 64, सॉरी चार से बनेंगे 16, 16 से बनेंगे 256, और 256 से बनेंगे कुछ और। ठीक है, तो ये इसको बोला जाता है पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। मतलब दो डीएनए से चार डीएनए बनाना, चार डीएनए से 16 बनाना, 16 बनाने से 256 बनाना। सफिशिएंट मात्रा में हम डीएनए प्रोड्यूस करते हैं, और उस डीएनए को हम किसी बाइंडर, बाइंडर मतलब जो उसे बाइंड करते हैं, उस पदार्थ को बोला जाता है प्रोब। तो ये डीएनए क्या करता है, कोई स्पेसिफिक बाइंडर से जाके जुड़ जाता है। अगर ये उस स्पेसिफिक बाइंडर से जुड़ता है तो ही व्यक्ति पॉजिटिव है, और नहीं जुड़ता है तो वो निगेटिव हो गया। तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एक्चुअली वायरस को डिटेक्ट किया। कैसे डिटेक्ट किया? सबसे पहले हमने वायरस का आरएनए लिया, उस आरएनए से डीएनए बना, दैट इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर कुछ उसमें ऐसे केमिकल डाले कि वो डीएनए की मात्रा में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लग गई। ठीक, अब और जब सफिशिएंट मात्रा में वृद्धि हो गई और सफिशिएंट डीएनए हो गए, तब हमने उसको क्या कर दिया, किसी पदार्थ से मिला के देखा। अगर वो बाइंडर से चिपक जाता है डीएनए, तो वो व्यक्ति जो है वो कोरोना पॉजिटिव है, और वो यदि नहीं जुड़ता है तो वो व्यक्ति कोरोना निगेटिव है। ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन यूजेस अ टेक्निक दैट क्रिएट्स कॉपीज of a segment of DNA. Polymerase refers to the proteins that makes the copies of DNA. तो जो पॉलीमराइज मतलब वो प्रोटीन होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जो आरएनए से डीएनए बनाते हैं। मतलब डीएनए से आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और पॉलीमराइज मतलब होता है जो आरएनए से डीएनए बनाता है वो पदार्थ। ठीक है, और पॉलीमराइज चेन रिएक्शन मतलब चर घातांकीय एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द डीएनए टू प्रोड्यूस सफिशिएंट डीएनए। और इस तरीके से, इस मेथड से हम अराइव करते हैं कि कोरोना वायरस जो है वो बॉडी में है कि नहीं है। तो ये सबसे ऑथेंटिक मेथड है, क्योंकि इसमें एक्चुअली हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि कोरोना बॉडी में घुसा है कि नहीं घुसा है। तो लेकिन इसको टेस्ट करने के लिए 4 से 5 घंटे का समय लगता है, 6 घंटे भी इसमें समय लग सकता है। थोड़ा सा ये कॉस्टली होता है, लेकिन ये इसके रिजल्ट एकदम ऑथेंटिक होते हैं। एरर की संभावना न के बराबर है, ह्यूमन एरर से ही एरर पॉसिबल है इसमें। ठीक, तो आपने तीनों टेस्ट देख ली, तीनों के प्रोज एंड कॉन्स देख लिए। अब आपके हिसाब से मैं रिकमेंड करता हूँ कि यू शुड गो विथ आरटीपीसीआर टेस्ट। अनटिल एंड अनलेस योर आरटीपीसीआर टेस्ट इज पॉजिटिव, डोंट कंसिडर योर सेल्फ एज पॉजिटिव। ठीक है, तो और हाँ एक बात है, एंटीजन टेस्ट से भी यदि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा तो भी मान के चलिए कि आप पॉजिटिव हो। ठीक, क्योंकि एंटीजन टेस्ट में क्या करते थे, हम प्रोटीन निकाला है, और वो उसकी पॉजिटिविटी रेट 60 to 80% है। मतलब लेकिन वो पॉजिटिव है ये पक्का बताएगा। ठीक, तो ये तीनों मेथड हमने देख ली, कोरोना वायरस भी देख लिया, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इससे पहले जो है मैंने इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड और इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर भी वीडियो बना के डाला है, आप उसे भी देखिए। उसमें आप
कुछ इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। साथ ही साथ मुझे आप ये भी बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक के ऊपर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको ये सारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए। अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है और आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।